Good evening, everyone. Can you see me? Good evening, everyone. My name is Meena Iyer. I'm very happy to be here with you today. Am I audible? So, good evening, everyone. Can you see me? I have just enabled the comments. Are you able to see me? I'll just wait for one of you to send me a comment. So I'm very happy to be here with you all today. As you all know, I'm a psychotherapist and a hypnotherapist, and I have been working closely in the field of de-addiction since 2012. I have personally run a de-addiction treatment center myself, and we have worked with people. We have treated people suffering from drug and alcohol addiction. I'm just waiting for a signal for somebody to say they can see me or hear me. I am just messaging so I can check. Excellent. Um, So first of all, I would like to thank Anjali ji, Anjali Gupta ji. Thank you very much for this opportunity to be on the Ansh platform. Ansh, as you all know, is an NGO that is doing remarkable work in the field of creating compassion, creating understanding, creating a humane way of living. They are involved in many projects. They are an NGO that is involved in helping and enabling underprivileged people. And today I am here to share with you on this topic of de-addiction. So before I begin, I would just like to say that जहाँ तक ये addiction का topic है, there is more misinformation in the market in among people than what is really addiction. तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि एडिक्शन एक बुरी आदत है या बुरे कंपनी में फंसने के कारण पीपल बिकम एडिक्ट्स या जेनेटिकली ये डिजीज पास ऑन होती है. सो आई वांट टू क्लियर सम कंफ्यूजन्स and really talk to you about what is addiction. So, the World Health Organization defined addiction as the repetitive and compulsive consumption of any substance, irrespective of the harmful effects it causes. तो कोई ऐसी हार्मफुल चीज है जैसे अल्कोहल है, जैसे ड्रग्स हैं, जिन्हें ये जानते हुए कि दे आर नॉट डूइंग गुड, दे आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल, आप अगर सिगरेट्स को ही ले लेंगे तो सिगरेट पैकेट के ऊपर जिस तरह की डैमेजिंग और डेंजरस फोटोग्राफ्स छापी जाती हैं, उसके बाद हमें पता है कि कितनी करोड़ों तादाद में टबैको, सिगरेट्स, पान मसाला, इन चीजों की सेल होती है. तो एडिक्शन का नंबर वन क्राइटेरियन यही है कि ये जानते हुए कि ये एक हार्मफुल चीज है, हमारी हेल्थ के लिए खराब है, फिर भी जो एडिक्ट है, जो इन सब्सटेंसेस को यूज कर रहा है या कर रही है, दे आर यूजिंग इट नोइंग इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, एंड द यूसेज इज रेपिटेटिव, मतलब बार बार यूज करते हैं और कंपल्सिवली यूज करते हैं, वो इस चीज को रोक नहीं पाते. तो आज हम इसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अबाउट एडिक्शन. तो कुछ पॉपुलर सब्सटेंस एडिक्शंस पे बात करते हैं. सबसे पहले जो सब्सटेंस लेने की वजह से होते हैं, और उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एडिक्टिव बिहेवियर एंड बिहेवियर पैटर्न्स. ये तो हमने एस्टैब्लिश कर ही दिया है कि एडिक्शन इज अ पैटर्न ऑफ कंज्यूमिंग अ हार्मफुल सब्सटेंस.
सो फर्स्ट, व्हाट इज दैट हार्मफुल सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं? इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस। माइंड यानी द पावर विद विच वी थिंक, वी मेक डिसीजंस, वी अंडरस्टैंड, वी हैव लॉजिक पावर। जो चीज हमारे माइंड को ऑल्टर कर देती है, यानी हम एक लॉजिकल वे में सोच रहे हैं और हमारी सोच को, हमारे माइंड को बदल देती है, हो सकता है इन अ पॉजिटिव वे या इन अ नेगेटिव वे, उस चीज को हम कहते हैं माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी इन माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंसेस के बारे में, और वहीं से शुरू करते हैं जहां से एक टीनेजर के लिए सबसे पहले एक्सपोजर होता है इन सब्सटेंसेस से, और एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो शायद सबसे पहले हम लोगों ने सबने सुना होगा, या 9th 10th स्टैंडर्ड में, इन द ओल्ड डेज इट यूज टू बी कि कॉलेज डेज में, लेकिन आज वो एज कम कम होती जा रही है। सबसे पहले एक टीनेजर या एक 8th 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, दे वॉन्ट टू डू समथिंग टू फील ग्रोन अप, तो वो क्या करते हैं कि दे सी व्हाट द अडल्ट्स आर डूइंग। तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट टबैको या निकोटीन से होती है। सिगरेट खरीदना, छुप करके खरीदना, उसे जलाना, किसी कोने में जाके स्मोक करना, उन्हें तब मालूम नहीं होता है कि निकोटीन का क्या असर हो रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आई ट्राई टू टेल यू दैट एवरी टीनेजर हु लाइट्स अ सिगरेट डज नॉट बिकम अ निकोटीन एडिक्ट। हर कोई जो इसे ट्राई करे वो एडिक्ट नहीं बनता है, लेकिन जिसके अंदर एक एडिक्टिव टेंडेंसी है, वो काफी सालों तक, आपने देखा होगा बहुत वृद्ध लोग भी, मतलब 60 70 80 ईयर्स तक भी वो स्मोकिंग को छोड़ नहीं पाते हैं, या पान मसाला चूइंग को वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद आता है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में सबसे बड़ी जानने वाली बात यह है कि इट इज द मोस्ट सोशली एक्सेप्टेबल ड्रग। आप में से काफी लोग जो अभी देख रहे हैं, वो, उनको शायद इस वर्ड से भी परेशानी होगी कि मैंने अल्कोहल को ड्रग कहा है। वो इसलिए कि अल्कोहल भी माइंड ऑल्टरिंग है। काफी लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मूड थोड़ा हल्का करना है, एक या दो ड्रिंक ले लेते हैं, विच मीन्स मूड या माइंड को चेंज करने के लिए लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। सिमिलरली द सेम थिंग, द सेम रूल अप्लाइज। हर कोई जो एक बार बियर या एक बार वाइन या एक बार इवन देसी शराब ट्राई करता है, ईच वन डज नॉट बिकम एन अल्कोहलिक। फिर आप जानना चाहेंगे कि अल्कोहलिक में और सोशल ड्रिंकर में क्या फ़र्क है। हम लोग जिन सिटीज़ में रहते हैं, अल्कोहल इज़ फ्रीली अवेलेबल। हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। जहाँ तक कि मैं कहती हूँ, हम एक अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट लें तो फ्री में हमारे चेयर पे आकर के हमें अल्कोहल सर्व की जाती है। क्या इतनी हार्मफुल चीज़ है तो उसे इतना फ्रीली क्यों अवेलेबल है, राइट? तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि हर किसी के लिए अल्कोहल कंजम्पशन हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जिसे अल्कोहल प्रॉब्लम है, जो अल्कोहलिक है, उसके लिए ये चीज़ बहुत खतरनाक हो जाती है। अल्कोहलिक को सोशल ड्रिंकर से कैसे पहचानें? व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कोहलिज्म, इट इज़ नॉट अबाउट द फ्रीक्वेंसी और द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। कोई मैन और अ वुमन कितनी अल्कोहल ले रहा है और कितने फ्रीक्वेंसी में, यानी रोज या हफ्ते में एक बार या साल में एक बार ले रहा है, ये इस पर नहीं डिपेंड करता कि वो अल्कोहलिक है या सोशल ड्रिंकर है। अल्कोहलिक वो है जो पूरी तरह से अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो चुका है। मैं आपको एक बहुत ही अजीब केस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक पेशेंट हम लोगों ने ट्रीट किया था, जो साल में सिर्फ एक दिन अल्कोहल लेता था। वो सिर्फ होली के दिन ड्रिंक करता था, लेकिन होली के दिन, वो दैट वन ओकेजन जब वो अल्कोहल इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लेता था कि ही वुड बिकम एन ऑफेंडर। मतलब फाइनली दे वुड हैव टू टेक लाइक अ क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हिम एंड पुट हिम इन जेल। दैट इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। बहुत सारे अल्कोहलिक्स हैं हमारे बीच। WHO ने बताया है कि रफली 1 out of 7 एडल्ट ड्रिंकर्स इज एन अल्कोहलिक, और वो ये जानते नहीं हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। वो यूजुअली कहते हैं कि मैं सिर्फ वीकेंड्स में लेता हूँ या मैं नवरात्रों में छोड़ देता हूँ। तो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू अबाउट अल्कोहल। अब तीसरे सब्सटेंस पर आते हैं, जिसके बारे में आज की डेट में बहुत बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं यंग एज ग्रुप के। और हालांकि अंश जैसी संस्था
यंग चिल्ड्रन, यंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, इवन स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ इतना अच्छा सोशल वर्क कर रही है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यंग पीपल में सबसे चीपेस्ट और सबसे इजीली अवेलेबल ड्रग आज कैनबिस है, जिसके बहुत बहुत सारे नाम हैं, जिसे गांजा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम वीड कहते हैं, जिसे मैरिजुआना कहते हैं, और इसके बहुत सारे सारे डेरिवेटिव्स हैं। लीफ है उसके, उस लीफ के अंदर से जो तेल निकाला जाता है, दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस उसमें मिलाए जाते हैं, विद विच वी गेट समथिंग कॉल्ड हैशिश। और इसे कंज्यूम करने का सबसे कॉमन तरीका है कि टबैको में मिक्स करके सिगरेट में इसको फिल करके स्मोक किया जाता है। मैं बहुत सारे यंग लोगों के साथ मिलती हूँ। आई गिव डी एडिक्शन अवेयरनेस टॉक्स इन मैनी ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन आवर कंट्री। और 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम, कैनबिस तो यूनाइटेड स्टेट्स में लीगलाइज हो गया है, इट इज़ लीगल टू कंज्यूम कैनाबिनॉइड्स, तो ये क्यों हार्मफुल है? सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, आज रिसर्च अवेलेबल है कि जो एडोलेसेंट ब्रेन है, जो यंग अडल्ट्स का ब्रेन है, टीनेजर्स जो 14, 15, 16 अप टू 19 ईयर्स अगर कंज्यूम करते हैं कैनबिस या गांजा या वीड जिसे हम कहते हैं, देर इज अ डायरेक्ट लिंकेज विद स्किज़ोफ्रेनिया। उनको वही सिम्टम्स होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जिसे हम कहते हैं, जिसमें साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, जो बहुत सारे लोग एडवांस स्टेजेस में मेंटल असाइलम्स में पाए जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड, और जो ड्रग स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करती है दैट इज़ कैनबिस और मैरिजुआना। और जहाँ तक लीगलाइज होने की बात है, कैनबिस का जो पौधा है, इसमें से दो चीज़ें निकलती हैं, दो केमिकल्स निकलते हैं, एक है THC और एक है CBD। CBD एक जो है वो एक पेन किलर के रूप में यूज़ की जाती है सेपरेट करने के बाद, और जो द अदर साइड इज विच इज THC, वो सिर्फ नशे के लिए या एडिक्शन के लिए यूज़ की जाती है। और ऑब्वियसली जो सड़क पर मिल रही होती है, जो स्ट्रीट में पेडल हो रही है, जो ऑटो वाला बेच रहा है, जो आज मुझे मालूम है कि गुड़गांव में, बॉम्बे में, हर शहर में इवन सिगरेट शॉप्स में फ्रीली अवेलेबल है, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द बेनिफिशियल हर्बल पार्ट। तो जो बच्चे अगर आपसे कहें, इफ़ दे टेल यू कि ये हर्बल है और इसमें कोई नुकसान नहीं है, प्लीज़ टेल देम दैट कैनबिस हैज़ अ डायरेक्ट लिंक विद स्किज़ोफ्रेनिया। आप में से जो भी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यू कैन राइट टू मी, एंड साइकाइट्रिस्ट की ओपिनियन और जो रिसर्च अवेलेबल है, आई कैन सेंड इट टू यू दैट दिस इज़ द फैक्ट। इसके बाद आते हैं जो और भी बहुत सारे साइकेट्रिक ड्रग सब्सटेंसेस हैं जो वाया इंजेक्शन लिए जाते हैं या स्मेल करके, स्निफ करके, जैसे कोकेन है। ये सब ओपियम के प्लांट से आते हैं। इनको अलग अलग लेवल्स ऑफ प्योरिफिकेशन पे अलग अलग सब्सटेंसेस मिलती हैं, जिन्हें खाया जाता है, जिन्हें स्मेल किया जाता है, जिन्हें सिगरेट्स में डाल के पिया जाता है, और जिन्हें पानी में मिक्स करके सोल्यूशन बना के इन द फॉर्म ऑफ एन इंजेक्टेबल ड्रग भी लिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज, हर कोई ट्रायल के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो बच्चा, जो टीनेजर, जो यंग एडल्ट इससे एडिक्टेड हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। So these are the main things we need to understand about addiction, and especially substance addiction. दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब सब्सटेंस एडिक्शन अगर किसी को है, तो इस पर्सन के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, बिल्कुल केस टू केस है, बिल्कुल हर एक केस पर डिपेंड किया जाता है कि इसे किस तरह से डील करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोफेशनल एडवाइस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। हम सब जानते हैं, हम लोगों ने उड़ता पंजाब जैसी फ़िल्में देखी हैं, और हमें ये आइडिया है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ पे इन्हें बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। वो क्यों? इसलिए कि एडिक्ट्स इतने ज़्यादा नंबर्स में हैं। तो जो एक तरीका इन रिहैब्स ने अपनाया है, वो सिर्फ फ़ियर का है कि अगर हम किसी को एक ऐसी जगह बंद कर दें जहाँ पे वो नॉर्मल लाइफ नहीं एक्सपीरियंस कर पाए, और उसे इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाए, जैसे मार पिटाई करना, उसे कुछ
ईगो एनाइलेशन हम कहते हैं, कुछ ऐसे काम करवाना जो उसकी ईगो को ठेस पहुंचाते हैं, जैसे टॉयलेट्स क्लीन करवाना। अगर हम इस तरह से उसे ट्रीट करेंगे तो वहां दोबारा कभी न जाने के डर से वो दैट पर्सन विल चेंज, राइट। और वो कुछ लोगों के लिए वर्क करता भी है, बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे। तो ये तो मैंने बात की जो एकदम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और जिनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि इस ये पर्सन जो चारों तरफ जो हार्म, द प्रॉब्लम्स फैला रहा है, उससे कैसे बचा जाए। जैसे घर से वो पैसे चोरी कर रहा है, घर वालों के साथ मार पिटाई कर रहा है, तो इसे कैसे अलग करें, वो उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी हो जाती है। लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूँ पढ़े लिखे लोगों के बारे में, और इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं फंक्शनल अल्कोहलिक्स। फंक्शनल अल्कोहलिक का क्या मतलब है? कोई ऐसे पर्सन है हु इज डूइंग हिज जॉब और हु इज डूइंग हर जॉब, जो अपने बिजनेस पे या अपने ऑफिस पे रेगुलरली जाते हैं, टाइम टाइम से खाना खाते हैं, शायद जिम में जाके वर्कआउट भी करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ सिचुएशन को मैनेज करते हुए भी एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। इनके क्या सिम्टम्स हैं? इनके सिम्टम्स ज़रूर एक ये है कि वो उसके बिना नहीं रह सकते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो बिना अल्कोहल नहीं रह सकते। स्लोली स्लोली उनकी बॉडी इतना अल्कोहल कंज्यूम करते करते उनको लिवर डैमेज होने लगता है, फिर वो खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दीज पीपल इज कि अगर ये पर्सन अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही पर्सन है जिसकी सैलरी पे घर चल रहा है, तो उसे ट्रीटमेंट के लिए कैसे भेजें? दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फंक्शनल अल्कोहलिक्स। एक तो वो खुद नहीं समझ पाते, क्योंकि वो ये कहते हैं मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, या मैं पढ़ा रहा हूँ, या मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पायलट्स हैं, जो ठीक फ्लाइट के 11 घंटे पहले अपनी अल्कोहल बंद कर देते हैं ताकि टेस्ट में, ब्रेथलाइजर टेस्ट में उनका टेस्ट नेगेटिव आता है। जो पार्टियों में जाते हैं तो वापस कैब लेकर आते हैं, हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अल्कोहल उनके ऊपर 3 तरह से डैमेज करती है। और इसीलिए अल्कोहलिज्म या एडिक्शन को डिजीज बताया गया है। डिजीज के 3 पहलू क्या हैं? सबसे पहले फिजिकल डिजीज, बॉडी पे जो असर हो रहा है, सिर में दर्द होना, डाइजेशन हार्म होना, ब्रेन में डैमेज होना, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो धीरे हो जाना, जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, बहुत लोगों पर असर होता है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो अलग 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 तरह की फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। द नेक्स्ट इज द मेंटल डैमेज। मेंटल क्या है कि मेंटल इफेक्ट क्या है कि जो एडिक्ट है, जो अल्कोहलिक है, राइट, द प्रॉब्लम इज कि जब वो अल्कोहल ले रहा है तब तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर बदल ही गया है। कम से कम लोग जानते हैं अब इसने बहुत ज्यादा पी हुई है, दैट इज व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दिस। बट द बिगर प्रॉब्लम, द मच बिगर प्रॉब्लम ये है कि जब वो अल्कोहल या मैरिजुआना नहीं ले रहे हैं, उनका पूरा मेंटल ऑब्सेशन जिसको हम कहते हैं, एक तरह का जुनून, जिस वर्ल्ड में वो जीते हैं वो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि अगले टाइम हम कैसे पिएंगे या कंज्यूम करेंगे, हम उसके लिए पैसे कैसे जुटाएंगे, घर वालों से कैसे छुपाएंगे, और उस नशे से निकलने के बाद उसके इफेक्ट्स को कम करके, जैसे खूब सारा पानी पी के, ठीक से खाना खा के, च्युइंग गम खा के, किस तरह वापस आएंगे। तो आप ये देखिए कि एडिक्शन की जो मेंटल इम्पैक्ट है वो फिजिकल इम्पैक्ट से भी कहीं कहीं ज्यादा है। जो मेंटल ऑब्सेशन है, जो दिमागी तौर पे, जो मानसिक इसके बुरे असर हैं, दैट इज द मेंटल डैमेज। और चूंकि अब हम सब अवेयर हैं अबाउट सेल्फ हेल्प, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, तो मैं आपको ये भी बता दूं, बल्कि लिटरेचर में अल्कोहल ट्रीटमेंट में कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअली वीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका मतलब ये कोई आध्यात्मिक चीज़ है जिससे कि ये अलग हो जाते हैं। सबसे पहले जब हम स्पिरिट कहते हैं या सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो हम अपनी आइडेंटिटी को कहते हैं। So the person who has become addicted to alcohol or any addictive substance, वो अपने आप से, अपनी जो उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना अस्तित्व होता है, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ को कंप्लीटली खो देता है। एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लॉस। सबसे बड़ा लॉस यही है कि दैट पर्सन इज नॉट इन टच। वो क्यों नहीं है इन टच?
रोज बच्चे कह रहे हैं पापा कल से आप नहीं पियोगे, और वो रोज जो पिता है वो कह रहा है कि नहीं मैं कल से नहीं पीऊंगा बेटा, पक्का नहीं पीऊंगा। नेक्स्ट डे अगेन उसकी जो क्रेविंग है या हुड़क है, आप कह सकते हैं तलब है, वो उभरती है और वो फिर चला जाता है पीने के लिए। अपनी ही प्रॉमिस को वो बार 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 तोड़ता है, और अपने इमेज को, अपने सेल्फ वर्थ को जब वो तोड़ता है, द बिगेस्ट डैमेज ही डज इज टू हिमसेल्फ, हिज वर्ड। अपनी जबान न रख पाना, अपना वर्ड रिपीटेडली तोड़ना, और अपनी पूरी इमेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने ही घर वालों के साथ, अपने सबसे नियर एंड डियर वंस के साथ खो देना, ये वो सबसे बड़ी डैमेज करता है। तो मैंने बात की है अभी फिजिकल डिजीज, मेंटल एंड इमोशनल डिजीज एंड द स्पिरिचुअल डिजीज, तो ये सब है अबाउट अल्कोहल। अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी अबाउट एडिक्टिव बिहेवियर एंड बिहेवियर पैटर्न्स, एंड देन आप में से अगर कोई मुझसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो वी विल हैव सम टाइम फॉर द क्वेश्चंस। एडिक्टिव बिहेवियर क्या है? एक सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये क्या कोई एक्सीडेंटल चीज है, कि कोई एडिक्ट क्यों बन जाता है? एक ही घर में जैसे दो भाई हैं, एक एडिक्ट बन गया है और एक कभी ड्रिंक को हाथ ही नहीं लगाता, ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्या प्रीडिस्पोजिशन है? कौन ऐसे लोग हैं और वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहले ये तो है कि यस, देर इज अ जेनेटिक कनेक्शन बिटवीन एडिक्टिव पैटर्न। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर अल्कोहलिक के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अल्कोहलिज्म की ओर प्री डिस्पोज्ड हैं या उन्हें ये होने का ज़्यादा रिस्क है, लेकिन वो किसी ना किसी एडिक्टिव पैटर्न में जाने का उन पर ज़रूर रिस्क रहता है, और ये जेनेटिकली हैंड डाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बाकी जब मैं एडिक्टिव बिहेवियर्स का आपको बताऊंगी तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आज कुछ और एडिक्शंस जिससे हम फेस कर रहे हैं, एक है फूड एडिक्शंस एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। फूड एडिक्शन क्या है? बहुत सिंपल चीज़ है। काफ़ी स्कूलों में सुना होगा आपने, लोग कहते हैं जंक फूड मत खाया करो। वो क्यों? क्योंकि जब फूड या खाना, भोजन न्यूट्रिशन के लिए ना हो करके, मतलब आहार ना हो करके, एक इमोशनल नीड को, एक मानसिक जो खालीपन है उसे भरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो एडिक्टिव हो गया है। दैट इज एडिक्टिव ईटिंग। कभी आप जाएं पिज्ज़ा हट या बर्गर किंग, मैंने ऐसे नाम ले लिया, आई डोंट मीन किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन ये फूड्स ऐसे होते हैं कि घर में बैठ कर के दाल चावल घर का खाना ना खाकर बच्चे बाहर जाते हैं, वो एक पिज्ज़ा पे नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि वो पिज्ज़ा खाते रहना, पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहना, ऐसा है जैसे उनके मन में मानसिक जो खालीपन है उसे भरने के लिए वो फूड, वो खाने का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आज की डेट में चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, लोग हद से ज़्यादा खाना और न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट खाना, तला हुआ खाना, जंक फूड यूज़ कर रहे हैं अपनी इमोशनल नीड्स को भरने के लिए। दैट इज़ फूड। दूसरा है गैम्बलिंग। हम सब जानते हैं नॉर्मल जो होती है कार्ड्स की गैम्बलिंग होती है, आजकल बहुत हाई स्टेक्स पे दिवाली टाइम में हमें पता है गैम्बलिंग लोग करते हैं। वो क्यों? गैम्बलिंग भी एक तरह का एडिक्शन है कि अब हम जीते हैं तो ठीक है, अब हम और जीतना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, उसी तरह जिस तरह वी वांट टू कंज्यूम मोर एंड मोर अल्कोहल, मोर एंड मोर सिगरेट्स। सिमिलरली अब जैसे क्रिकेट मैचेस वगैरह के बहुत सारे स्कैंडल्स निकल के बाहर आए कि लोग क्रिकेट मैचेस पे बेटिंग करते हैं। जब हार जाते हैं तो वो इसलिए खेलते हैं ताकि हारा हुआ पैसा वापस जीत सकें, जब जीतते हैं तो उन्हें लगता है कि हम जीतते जाएं। गैम्बलिंग इज देयर। और इन सब से भी आज जो एक बहुत बड़ा, बहुत डेंजरस एडिक्शन हम फेस कर रहे हैं जवान पीढ़ी में, वो है गैजेट एडिक्शन। मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स पे बच्चे जो एक तो गेमिंग और सोशल मीडिया की एडिक्शन। गेमिंग इसलिए, गेमिंग इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि बच्चे की जो नॉर्मल ज़िंदगी है, जो नॉर्मल बच्चे जैसे बाहर जाके फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। एक गैजेट पे सिर्फ बटन दबाना होता है, तो बच्चे बहुत इजीली गेम्स से एडिक्टेड हो जाते हैं। और दूसरा क्या है कि बच्चे जो घर में देखते हैं वही उसी चीज़ को वो इमिटेट करते हैं। वी ऑल फील दैट आवर चिल्ड्रन शुड लिसन टू अस। बच्चे हमारी बात माने, हम उनसे कहें कि दिन में 4 घंटे पढ़ाई करो तो 2 घंटे टीवी मिलेगा, और हम खुद बैक टू बैक या तो सीरियल्स देखते रहते हैं या सारा दिन व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जो दूसरा एडिक्शन है सोशल मीडिया एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन इसलिए हमारी सोसाइटी को बिल्कुल अंदर से खोखला करते जा रही है। इनफैक्ट ग्लोबली
वो इसलिए, और स्पेशली अब कोविड टाइम में क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, वो इसलिए कि जो नॉर्मल जिंदगी है, जो नॉर्मल रिलेशनशिप है विद द सेल्फ, विद द अदर्स इन द हाउस, वो नॉर्मल रिलेशनशिप्स शायद सस्टेन करना डिफिकल्ट होता जा रहा है, ईगो प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते जा रहे हैं। तो एक गैजेट पे फ्रेंड्स बनाना, उनसे बात करना, अच्छी अच्छी फोटोज लगा करके उनसे अप्रिसिएशन लेना कि कोई मेरी फोटो को लाइक कर रहा है, किसी ने मेरे पोयम को या मेरे गाने को अप्रिशिएट किया है, राइट? ये बहुत एडिक्टिव हो जाता है। अब 4 लाइक्स आ गई, 25 लाइक्स आ गई, फ्रेंड को थोड़ी ज़्यादा लाइक्स मिल गई तो उससे थोड़ी सी जो है इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। सो दैट इज़ वाई एडिक्शन टू सोशल मीडिया एंड गेमिंग ऑल्सो टुडे इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। सो आई हैव ब्रॉडली ट्राइड टू कवर दिस। ट्रीटमेंट किस तरह से करें? एवरी ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। डेफिनेटली द स्टार्टिंग पॉइंट इज कि बच्चा या जिसे भी ये प्रॉब्लम है वो खुल के किसी से बात करे, और जिससे वो बात करे, अगर आपसे कोई इस तरह से बात करे, उसे जज ना करें। उसकी क्या परिस्थितियां थी, उसने क्यों ये रास्ता चुना, अपने अंदर की मानसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम नहीं जानते। तो सबसे ज़्यादा बहुत कंपैशन, लव, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। एंड देन देयरफॉर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थेरेपी इज़ इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक सब्सटेंस है, क्योंकि वो एक केमिकल सब्सटेंस है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट, डिटॉक्स, हॉस्पिटलाइजेशन और प्रोफेशनल रिहैबिलिटेशन, ये सब अलग 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 तरीके हैं ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। आई एम अवेलेबल, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑन द चैट विंडो। अमंग सम ऑफ द बिहेवियरल एडिक्शंस जिनकी मैंने बात की है, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि इसके बारे में आजकल काफ़ी बात, बिकॉज ऑफ कोविड टाइम्स, फॉर फैमिलीज, इन फैमिलीज दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग। वी आर ऑल हियरिंग अबाउट द एक्सट्रीमली अगली फेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। घरों में वायलेंस होना, इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। शायद आपको बहुत सरप्राइज होगा ये जानकर कि जस्ट लाइक वी से अल्कोहलिक, देर इज़ ए टर्म कॉल्ड रेजaholic। रेज यानी बहुत ज़्यादा आपे से बाहर गुस्सा आना। आई एम गोइंग टू स्क्रॉल एंड लुक एट कमेंट्स। So rageaholism is also a disease. The drugs that are prevalent among street children, it could range from marijuana, it could be any derivative of opium, like I've said. Depending on the region, different drugs are available, and in fact, in the extremely lower strata of society, जो glue है, glue addiction, गम जिससे हम चिपकाते हैं, ग्लू को, या ये जो वाइटनर फ्लूइड होता है, थिनर होता है, पेंट थिनर होता है, इन चीज़ों को एक कपड़े पे सोक करके उसे स्मेल करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी कॉमन एडिक्शन। I would also like to say again that addiction to anything is harmful. Anything, like in the old days, our elders used to tell us that too much of anything is bad. कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भी लिया जाए वो एक्सेस है। हम जानते हैं कि वर्कहोलिज्म भी एक डिजीज़ है, जिसके पास वर्क एंड लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं है, जो सिर्फ वर्क ही करते रहते हैं, वो भी इट कैन बिकम एन एडिक्शन। How to tell children not to get addicted to internet and video games, like I said, by putting a good example, and also by, first of all, taking them and experiencing to experience the joy of physical play
actually getting oxygen into their system and feeling good and feeling alive. That's most important. And also what parents demonstrate, and by supporting them and by getting people involved in communities, क्योंकि groups की ज़रूरत है. Children need to get together in groups and play and share. Is medicine required for addiction? Yes, medicine is used only in the detoxification phase, because जब हम ड्रग या अल्कोहल को बॉडी से विड्रॉ करते हैं तो उसके काफ़ी हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं. उन रिएक्शंस को काउंटर करने के लिए मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं बिटवीन 3 to 4 days, समटाइम्स 10 days. अगर उस पर्सन को और कोई साइकाइट्रिक डायग्नोसिस नहीं है तो इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि मेडिसिन से अल्कोहलिज्म या कोई भी एडिक्शन ट्रीट नहीं होती है. सो दीज आर ऑल फ्रॉड्स, कॉन्स, जो आप ऑटो पे पोस्टर देखते हैं कि ये दवा खिलाइए और एडिक्शन को दूर करिए. Therapy is the most important thing in addiction. Therapy in individual therapy as well as group therapy. In our country, we have, again, like globally, there is an organization, Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous. यहाँ पे treatment free है, मतलब the person can go share and hear the experiences of other people, and learn from that. How long does treatment take? The common understanding is that if a person can be kept drug free for 90 days, मतलब free of alcohol, so 3 months या 90 days अगर हम इन्हें दूर रखें, that is a very good point of time in which they have to be taught ways of staying sober. क्योंकि अगर अल्कोहल छोड़नी है तो आगे लाइफ में कैसे, व्हाट आर द चेंजेस दे नीड टू ब्रिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या लेकर आने हैं, फिजिकल एक्सरसाइज लेकर आनी है, मेंटली दे नीड टू शेयर, दे नीड टू काउंसिल, दे नीड टू बी मोर कम्युनिकेटिव, दे नीड टू सेट गोल्स. वही लाइफ स्किल्स जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में देते हैं मोटिवेशन के लिए, द सेम थिंग्स कैन हेल्प इन द एडिक्शन. Expenses for treatment vary depending upon the kind of facilities. Absolutely, जो बिल्कुल lower economic strata के लिए even free centers are there. Treatment ranging from 5 to 10,000 rupees per month is also there, and it goes from there. And if you're talking about an air conditioned very luxury type of a center, costs go up as high as 3 to 5 lakhs per month. So it depends upon what the person can afford. But treatment is very, very, very important. And treatment has to be sustained. So I'm very grateful to Ansh Foundation. They are doing a brilliant job. I'm very, very grateful to Anjali ji for giving me this opportunity. This is a topic about which we can talk a lot. There's a lot of things to talk about. And I'm happy for Anjali ji to share my number and my contact details with you. If you have any questions, please reach out. If there are any specific cases, I'm happy to direct you to the right person, and offer my own analysis, my own suggestions wherever it's possible. So thank you very much. Have a nice evening. Namaskar.